जॉली एलएलबी जो एक बेहतरीन फ्रेंचाइज है जिसका पहला मूवी आया था 2013 में जॉली एलएलबी, फिर 2017 में जॉली एलएलबी 2 और आज मतलब 2025 में रिलीज हुआ है जॉली एलएलबी 3। इस मूवी में अरशद वारसी और अक्षय कुमार का बेहतरीन जोड़ मिलाप दिखाया गया है। कोर्ट रूम ड्रामे के साथ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, मतलब दो जॉली एक साथ। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इनमें आपके लिए बहुत सारा गिफ्ट। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं जॉली एलएलबी 3 का। मूवी की शुरुआत में हमको 2011 का सीन दिखाया जाता है जो कि राजस्थान का प्रासुल विलेज का होता है, जहाँ पर हम राजा राम सोलंकी को देखते हैं जो कि किसान होता है। आज वो अपने बहू को लेके कोर्ट में गई है, उसके ऊपर केस चल रहा है क्योंकि उसने अपने जमीन के लिए ब्याज नहीं दिया जमींदार को, और जमींदार उसके जमीन को खरीद चुका है। वो ये बोल रहा है नकली पेपर का खेल है पूरा। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होते हैं वो बता देते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है जमींदार की, उसको लीगली राइट है कि आपकी जमीन वो ले सकता है। पर जो राजा राम है वो रोता है और बोलता है नकली पेपर है, इन्होंने पूरा पेपर नकली बनाया है। और उनके बहू जब ये सब कुछ बोलती है तब पूरे कोर्ट में उसको जलील किया जाता है, और जज साहब भी बोलते हैं तुमको बोलने की हक नहीं है, हमारे इधर से मर्द ही बोलते हैं। और अगर आपको हमारे जजमेंट में भरोसा नहीं है, आप पुलिस के पास जाइए, डीएम के पास जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, कहीं भी आप जा सकते हो, पर हमारा राय यही रहेगा। फिर वो लोग उधर से लौटते हैं और राजा राम के पास तब कोई ऑप्शन नहीं रहता। हम देखते हैं कि रात में वो अपने कुटिया में बैठ के अपनी बेटी को तस्वीर में देखते हैं जो कि आज एक शहीद हो चुका है। वो एक आर्मी जवान है, उसकी विधवा आज उनके घर में रहती है। राजा राम हम देखते हैं एक डायरी खोलता है और देखता है कैसे जो उसकी जमीन थी उसके परदादा ने उसके दादा को दिया, फिर उसके दादा ने उसे, और आज वो अपने बेटे को देना चाहता है, पर आज वो जमीन उसके पास नहीं है। जमीन में कम पैसे मिलते हो या जमीन में कुछ ना उगता हो, पर जमीन इनकी माँ है और इनकी मर्जी है ये किसे दे या ना दे। फिर हम देखते हैं कि वो रात के अंधेरे में अपने वाइफ के साइड में अपना पूरा सामान रख देते हैं और चुपचाप घर से निकल जाते हैं रोते हुए। फिर कुछ टाइम बाद उनकी बॉडी मिला जाता है तालाब के अंदर, मतलब वो खुद इस दुनिया से चल बसे हैं, ये केस वो और नहीं लड़ सकते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हमको दिल्ली कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक केस जॉली जीत चुका है और इसकी मुबारकबाद उसे मिल रहा है और 5000 भी उसको मिला। पर जो क्लाइंट है बाहर तो दूसरे जॉली से मिलता है और ये दूसरे जॉली का केस है, मतलब इधर थोड़ा झोल है। जो अक्षय कुमार है वो है जगदीश्वर मिश्रा, और इस कोर्ट में जो असली जॉली है वो है जगदीश्वर त्यागी। और त्यागी जी का केस मिश्रा जी हमेशा खा लेते हैं क्योंकि दोनों को ही प्यार से जॉली जॉली बुलाया जाता है और दोनों को ही पैसे कमाने की हुट है, और दोनों ही भाई कोई सिविल वगैरह का छोटा मोटा केस नहीं लेना चाहते। जहाँ पर अच्छे कैश है वो उधर ही डील करते हैं, मतलब क्लाइंट केस जीते ना जीते इनको बस पैसे से मतलब है, दोनों ही पक्का बीप बीप है। तो भाई ऐसे ही त्यागी का केस हमेशा जब वो उठा के ले जाता है, त्यागी को क्लाइंट नहीं मिलता, उसे आ जाता है गुस्सा और वो सीधा चला जाता है एसोसिएशन के पास और हंगामा कर देता है जगदीश के चेंबर के बाहर और तोड़ फोड़ मचा देता है। फिर जगदीश को हमेशा पैसे की आधा आधा बंटवारी उससे करना पड़ता है क्योंकि उसी के नाम पे वो खा रहा है। ये बंदे के पास कोई केस नहीं आता क्योंकि ये सबसे ज्यादा बीप है। फिर हम देखते हैं त्यागी उधर से कोर्ट का केस निपटाने के बाद वो जाता है अपने घर नहीं जाता है एनजीओ जहाँ पर उसकी पत्नी काम किया करती है। उधर लक्ष्मी दी करके एक औरत है जो कि त्यागी को बोलता है, मतलब जॉली को बोलती है कि जॉली 40 किसान है जो कि अपना केस तुमको देना चाहते हैं, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। तब जगदीश के दिमाग में क्या आता है, पहले तो मना कर देता है और ये बोलता है कि मेरा शेड्यूल बहुत ही टाइट है। फिर वो बोलता है ऐसे केसेस के लिए मांडवाली करना सबसे ज्यादा अच्छा है, वो बड़े बड़े कंपनियां ले लेने दो, उनको पैसे दिल जाएंगे, बहुत अच्छा है। जब लक्ष्मी दी बोलती है कभी कभी ईमान के लिए भी काम किया करो, तब वो बोलता है ईमान के लिए काम करूंगा ना, कल कोर्ट में भेज दीजिएगा और बोलिएगा जॉली कौन है, और ये बोलिएगा कि 40 लोग हैं जो कि पिटीशन फाइल करना चाहते हैं उस बड़ी कंपनी के खिलाफ। तो आप लोगों को जरूर पता चल गया होगा इसके बाद क्या होगा। फिर से जगदीश केस चोरी करने की कोशिश करेगा और वो फंसेगा क्योंकि इन लोगों के पास उतने पैसे ही नहीं है। ये लोग हजारों किलोमीटर चल के आए हैं क्योंकि जो असली वाला जॉली है मतलब त्यागी, लक्ष्मी दी ने उसका नाम बताया कि फ्री में वो पिटीशन फाइल कर देगा, पर फ्री में तो वो कुछ भी नहीं करेगा। तो जो बदला उसको लेना था मिश्रा से मानो उसने ले चुके हैं, मतलब वो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर भी ले आया, टाइपिस्ट को भी बिठा दिया और सब कुछ फाइल फिल करने के बाद जब पैसा मांगता है पर पर्सन 500 रुपीज, किसान सिर्फ उनको पकड़ा देते हैं 2-5 रुपए, लौकी, आधा खाया हुआ गन्ना, बैंगन, उनके खेत की थोड़े मोड़े सब्जी पकड़ा देता है, मतलब उसका हो चुका है भारी नुकसान। त्यागी से पंगा लेना उसके लिए हुआ बहुत ज्यादा मुश्किल और त्यागी भी उससे मौक करते हुए फिर दोनों में हो जाता है लड़ाई। मतलब सीधी सी बात है इन दोनों में 36
36 का आंकड़ा है, कोई किसी को देख नहीं सकता। फिर हम देखते हैं कि संध्या के तरफ से त्यागी को एक कॉल आता है। संध्या मतलब इसकी वाइफ, वो उससे जानकी अम्मा के बारे में बताती है। वो बोलती है कि ये आपके पास आएगा, जमीन का ही केस है, इसका केस सुन लेना और रजिस्टर कर लेना। इनका केस अगर आप सुनोगे ना भी इमोशनल हो जाओगे। पर इमोशन से तो त्यागी का दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि उसकी भी बेटी बड़ी हो रही है, उसको अच्छे स्कूल में भर्ती कराना है। तो ऐसे केस अगर वो लेगा, किसान वाले केस जहाँ पर से पैसे बहुत कम मिलते, कुछ भी नहीं मिलता और ऊपर से लफड़े ज्यादा होते हैं, तो उसने वो भी टरका दिया और भेज दिया किसके पास, मिश्रा के पास। मिश्रा ने साफ मना कर दिया कि मैं असली जॉली नहीं हूँ, क्योंकि 40 ऑलरेडी किसान का तप्पर उसे लग चुका है, तो और एक किसान का केस वो नहीं लेगा। फिर क्या था, जानकी अम्मा को वो भी फिर से उधर से भेज देता है और सीधा भेज देता है किधर, सीधा वो भेजता है असली वाले जॉली मतलब त्यागी के घर, जहाँ पर घर में उसकी वाइफ भी होती है। और जब उसे पता चलता है कि त्यागी ने ये सब कुछ किया है, त्यागी को वो डांट लगाती है और ये बोलती है ये तुम्हारे पर्सनैलिटी और रेपुटेशन का सवाल है, और मैं जानकी अम्मा की स्टोरी तुम अगर सुन लोगे ना, तुमको भेजोगे नहीं। फिर जानकी अम्मा अपने बारे में थोड़ा बताती है, कैसे उसके पति दुनिया को छोड़ के चले गए, कैसे उसने बहुत कोशिश की लड़ने के लिए इन लोगों के खिलाफ, पर वो नहीं लड़ सके। कल की राजा राम सोलंकी वर्सेस इंपीरियर ग्रुप, ये इनके खिलाफ एक पिटिशन है जो कि इसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। अवैध तरीके से बहुत सारे किसानों की जमीन इन लोगों ने हड़प ली है, किसी को लालच देके, किसी को डरा धमका के, किसी को जान से खत्म करके। जानकी अम्मा के मुंह से स्टोरी सुनने के बाद जॉली कन्विंस हो जाता है और इमोशनल अटैच भी हो जाता है इस केस के साथ, और इस केस को वो उठा लेता है। फिर हम देखते हैं त्यागी जाते हैं कोर्ट में मिलने के लिए जज से। जज और कोई नहीं, हमारा सबसे प्यारा गोलू मोलू टेडी बियर जज होता है, जो कि भाई दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट है और पर उसका जजमेंट एकदम सटीक होता है। बंदे ने पूरे कोर्ट रूम ड्रामा को मानो संभाल के रखा है, और हाल फिलहाल में उन्होंने जिम वगैरह भी ज्वाइन किया है और टिंडर भी शुरू किया है। भाई वो ये बताते हैं कि अभी अकेले रहने से अच्छा थोड़ा टिंडर विंडर कर लो, जहाँ पर सिर्फ राइट स्वाइप करो और आपकी डेट आपके सीधा फोन में आ जाएगा। बंदे ने वेट लूज भी किया है थोड़ा स्टाइलिश दिखने के लिए, और त्यागी उसे थोड़ा तारीफ भी कर देता है, तो बंदा और भी फैल जाता है। और बाद में त्यागी और एक केस के बारे में सुनाता है जो कि ठरकी बुड्ढों का होता है, और टिंडर ग्रुप में वो फंस जाते हैं। फिर त्यागी को भी फटकार लगाता है और बोलता है भाई तुम वकील की तरह रहो, मैं जज हूँ, मुझसे तुमको क्यों मिलना है। तो वो बोलते हैं सर एक केस के बारे में कि आपके कोर्ट में ही पिटिशन मैंने डाल दी है। फिर हम देखते हैं कि हियरिंग की डेट होता है और कोर्ट के सामने पेश किया जाता है वो वाला केस जिसके लिए इतने भगदड़ मची हुई है, मतलब जानकी अम्मा वर्सेस इंपीरियर ग्रुप, जो कि बीकानेर टू बोस्टन बनाना चाहता है एक प्रोजेक्ट राजस्थान के ऊपर, जिसके बीच उनका गांव आता है और जिनके गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके जमीन पे इन्हें अवैध कब्जा कर लिया है, और किसी को पैसे देके खरीद लिया, तहसीलदार से लेके डीएम तक सबरे लोग इनके साथ मिले हुए हैं। तो हम देखते हैं कि जज बोलता है ठीक है शुरू किया जाए कार्रवाई। फिर हम देखते हैं कि त्यागी बोलते हैं कैसे अवैध तरीके से इन लोगों ने इनकी जमीन को हड़प लिया है, और फिर ये बोलते हैं कि डिफेंस की तरफ से जो इंपीरियर ग्रुप की तरफ से लड़ रहा है वो कौन है। तब हम देखते हैं कि अंदर आते हैं जगदीश्वर मिश्रा, जो कि और कोई नहीं अक्षय कुमार होता है, मतलब जॉली एलएलबी फेक वाले, मतलब जो कि इसका केस चुराता है। वो आता है इनके तरफ से लड़ने के लिए, बंदे को मोटा पैसा मिला है और बंदा आता है सीधा बोल देता है कि ये तो बिल्कुल फ्रॉड है जी, एनजीओ की तरफ से आता है तो एनजीओ तो पैसा कमाएंगे और इनसे पैसे लूटने के लिए सारा खेल रचा जा रहा है, क्योंकि 4000 फार्मर ने ऑलरेडी साइन कर दिया है, सिर्फ इस एक की प्रॉब्लम है। और अब समझ लीजिए कि क्यों एक की प्रॉब्लम है, जरूर इन्होंने कुछ अवैध मांगे रखे होंगे जो कि कंपनी पूरा नहीं करना चाहते, कंपनी का भी तो कुछ एथिक्स होता है ना। तब हम देखते त्यागी चिल्लाता है और बोलता है सर ये भी बिका हुआ है, आप जो देख रहे हो ना डीएम से लेके पुलिस से लेके सारे लोग मिले हुए हैं। तब हम देखते हैं कि जज बोलते हैं भाई वकील जी जुबान संभाल कर बात करिए, यूपीएससी दे के बनते हैं डीएम, और ये कैसे बिका हुआ है, आप पेपर दिखाइए, पेपर में कहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 4000 लोग है इन्होंने अवैध तरीके से सिग्नेचर किया है। सिग्नेचर को तो सिग्नेचर ही माना जाएगा, और 4000 लोग में से सिर्फ इनको ही प्रॉब्लम है और ये एनजीओ के पास गई, जरूर शक तो इधर जरूर बैठता है। मैं इस केस को अगली हियरिंग देता हूँ, और आज के लिए भाई जॉली मिश्रा जी आपने तो अच्छा डिफेंस लड़ा है। फिर हमको खेतन जी को दिखाया जाता है जो कि एक मीटिंग में होता है, जहाँ पर वो बोलते हैं कि जो महान आदमी लोग हैं उनमें से कभी भी कोई व्यापारी का नाम नहीं आता। आप सेलिब्रिटी को बना लेते हैं, आपका आइडल कोई पॉलिटिशियन को बना लेते हैं, पर आपको पता है ये जो देश है ये उद्योगपति चलाते हैं। देश में रिसर्च हो या कोई भी कुछ भी इन्वेंट हो रहा है उसमें
वो उद्योगपति का बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वही देश को पैसा कमा के देते हैं और वही टैक्स के पैसे से वो लोग हर एक चीज में इन्वेस्ट करते हैं, देश का विकास होता है। तो अगर फैन बनना है, किसी को आइडलशिप करना है, तो एक बिजनेसमैन को करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझे करिए, बट बिजनेसमैन को करिए। फिर हम देखते हैं मीटिंग के बाद वो अपने एम्प्लॉय से मिलता है, जो कि उसे ये बताता है कि जगदीश चंद्र मिश्रा ने केस को संभाल लिया है, हमको अगली डेट मिला है, तब तक वर्मा जी भी आ जाएंगे और केस को आगे वो लीड करेंगे। ये वकील है तो तेरा, बस केस को संभाल लिया है। फिर हम देखते हैं कि मिश्रा को बुलाया जाता है पार्टी में, जिस जगह को देख के वो बोलता है होटल, असलियत में खेतन जी का कमरा है वो, मतलब वो उनका घर है। और भाई वो उनके एम्प्लॉय से जब बोलते हैं मेरा 25,000 रुपए बनते हैं भाई, दे दो तो बेटे की फीस दे पाऊंगा। वो बोलते हैं कि तुम खेतन जी की पार्टी में खड़े हो। तब खेतन जी आते हैं और बोलते हैं कि मुझे थोड़ा इंट्रो करा दो ना। वो बोलते हैं कि भाई 1 साल तो मुझे लगा उन तरफ, 1 साल तो मुझे लगा उनके तरफ पहुंचने तक, और 2 साल उनको लगे मेरा नाम जानने तक। तुमको ऐसे ही पहचान जाएंगे क्या? पर खेतन जी इसे ऐसे ही पहचान जाता है और ये बोलता है जॉली कानपुर वाले ना, डराओ तुमने मेरे केस को बहुत अच्छे से संभाला है, तुम्हारा कितना फीस बनता है वो बताओ। वो बोलते हैं सर 50,000 दे दीजिए ना अभी। तो अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं और इसे भी बोलते हैं ये लो 50,000 और मेरे लिए सिर्फ तुम काम करो, तुम बहुत अच्छे काम करते हो, और ये जो 50,000 है सिर्फ मेरे लिए काम करोगे ना। वो बोलते 50,000 सर मंथली बहुत अच्छे हैं, मंथली नहीं डेली तुमको मिलेंगे। भाई इसके तो नारे वारे हो गए। फिर अच्छा सा मटन बिरयानी लेके जब वो घर की तरफ स्कूटी से लौटता है, वो देखता है सामने जानकी अम्मा बैठी हुई है। फिर मिश्रा की जो वाइफ होती है पुष्पा, वो बताती है कि कब से अम्मा इधर बैठी हुई है। तब मिश्रा बताती है कि अम्मा आप गाँव चले जाओ, सेटलमेंट कर लो, ऐसे कंपनी से आप जीत नहीं पाओगे, मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ। फिर जानकी अम्मा बताती है बेटा पैसे के लिए नहीं हूँ, मेरे घर में कोई भी नहीं है, सारे मर चुके हैं। और कैसे मरा, फिर वो कहानी सुनाते हैं कैसे ये सब कुछ हुआ, और इसके वजह से उनको ये भी बदनामी मिला कि ससुर के साथ अवैध तरीके से बहू का रिश्ता भी दिखाया गया, जिसके चलते हुए मेरे बहू ने भी फांसी लगा ली। वो आया था खेतन चेक देने के लिए 10 लाख का, मैंने उसके मुंह पे फेंक मारा और ये बोला कि मेरी जमीन मुझे लौटा दो, मुझे मंजूर नहीं है मेरी जमीन बेचने के लिए। तब से उसने जिद ठान ली कि मुझे कैसे भी और मेरे जैसे हजारों लोगों को गाँव से उखाड़ के फेंकेगा। फिर हम देखते हैं जॉली ये सब कुछ सुनने के बाद अगले दिन सीधा खेतन के ऑफिस में जाता है और उसके एम्प्लॉय को पीटने ही वाला था, तो खेतन उसे बुलाता है और खींचते हुए जॉली का चेम्बर दिखाता है, जो कि बहुत ही आलीशान होता है, और बोलता है ठीक है ये लो चेक, कितना भी अमाउंट भर लो तुमको ये सैलरी मिलेगा, मेरे तरफ से मैं तुमको रखता हूँ, तुम कुछ भी करो, कहीं पर भी जाके तुम मुंह नहीं खोलोगे। तब खेतन को वो बोलता है मुझे चाहिए आपके प्रॉपर्टी का आधा। आपका कितना प्रॉपर्टी है? 3800 करोड़, उसका आधा मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं जिनके तरफ से लड़ने वाला हूँ उन्होंने अपने लाइफ की आधा मुझे दे दिया, एक बकरी। तब खेतन को पता चलता है कि ये जॉली का ईमान बहुत है, और ये जितना भी बीप किस्म का आदमी हो ईमानदार बहुत है। किसी भी केस को अगर दिल से छू जाता है ना, वो छोड़ता नहीं है और उसको जीत तक जरूर वो पहुंचाएगा। इसी डर में वो अपने सबसे ज्यादा बेहतरीन लॉयर वर्मा को बुलाता है, जो कि लंदन गया है एमपी का केस लड़ने के लिए। उसी जगह हम देखते हैं कि जानकी अम्मा मिश्रा और त्यागी को एक साथ केस लड़ने के लिए बोलते हैं। इनके खिलाफ अगर जीतना है तो जॉली को एक होना पड़ेगा, पर त्यागी को मिश्रा के ऊपर 1% का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले इसने बहुत बार धोखा दिया है, इसका क्लाइंट भी चोरी किया है, झूठ मक्कारी तो मानो इसके रग रग में है। ये भी किसी आदमी कम नहीं है, पर थोड़ा कम वाला ईमानदारी बहुत ज्यादा है। पर हाँ, हमने जॉली एलएलबी 2 में देखा था ना मिश्रा ने कैसे भाई ईमान के चलते हुए पूरे पुलिस और खोखले सिस्टम की बजा दी थी, तो इस पे भी भरोसा आप कर ही सकते हो। फिर हमको दिखाया जाता है कि बीकानेर में फेज 1 का शुरुआत होता है। बीकानेर टू बॉस्टन, उधर एक रेसिंग कार कंपटीशन कराया जाता है, जहाँ पर सब कुछ पहले ठीक चल रहा था, पर किसान भाई लोग उसके अंदर ऊंट लेके आ जाते हैं और गाड़ी के सामने ऊंट खड़े हो जाते हैं और इसकी फोटो वगैरह लिया जाता है और अखबार वगैरह में छपा जाता है, और खेतन की बड़ी बदनामी होती है। खेतन के हर एक प्रोजेक्ट में ये दोनों जॉली टांग रहे थे, वो परेशान हो चुका था। तब हम देखते हैं कि इनका सबसे शार्प लॉयर वर्मा आता है डायरेक्ट इंडिया, और वो घर जाने से पहले वो मिलता है खेतन भाई से। खेतन भाई से मिलने के बाद वो बताता है कि ये केस टिका गया नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, और आपने जो एक स्टेटमेंट दे दिया था टंग स्लिप हो गया था कि उसके ससुर के साथ उसकी जो बहू है उसका अवैध रिश्ता है, वो बता दूंगा कि फ्रस्ट्रेशन के चलते हुए कुछ न कुछ जो रिपोर्ट्स वाले कर रहे थे आपने बस रिपीट कर दिया। तब वो बोलते हैं क्या पता मैंने जानबूझ के किया हो, मीडिया वालों के सामने 10 लाख का चेक मेरे फेस में दे मारा, उसका औकाती क्या है, जो कोर्ट रूम ड्रामा होगा वो तुम संभालो, मीडिया को कैसे खरीदना है वो मुझे अच्छी तरीके से पता है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि दोनों जॉली में सेटलमेंट होता ही नहीं है। कोर्ट में केस आता है और पहले वाला जॉली मतलब त्यागा जी केस को लड़ते हैं और ये बोलते हैं भाई तुम मेरा असिस्टेंट बन जा, और विक्रम मानो पहली पिटिशन में उसको धूल चखा देते हैं। स्पेलिंग तो बंदे ने गलत लिखी थी हर जगह। वो जब और 40 लोग पेश करते ये बोलते हैं कि सिर्फ जानकी अम्मा नहीं है, उन 40 लोगों ने भी पिटिशन फाइल किया है कि उनकी जमीन जो है अवैध तरीके से लिया गया है। तो
विक्रम बोलता है ये फेस 1 में कंप्लीट हो चुका था, 1 साल पहले इनकी जमीन ले लिया गया था और 1 साल बाद वो मुंह उठा के आ चुके हैं और केस तो बनता ही नहीं है, इनको डीएमजी के पास जाना चाहिए था क्योंकि इन्होंने लीगली साइन किया था। अब कैसे साइन किया था, क्या साइन किया था, ये तो आप लोगों को पता ही है। धमका के हो सकता है, किसी को मार के या किसी को किसी चीज का लालच देके। पर इस बार जो है त्यागी की जो है दस्तावेज खारिज हो जाता है और जज मानो कोई जजमेंट नहीं सुना था, पूरा चीज क्लियर था, फिर भी नहीं सुना था और एक मौका देता है इन दो जॉलियों को, क्योंकि उन्हें पता था ये कितने भी बीप हो जाए पर बंदे है दोनों ईमानदार। तो और एक डेट के अंदर ये लोग सबूत अगर पेश करते हैं ये जरूर केस को जीत जाएंगे और ये लोग एकदम एंड वक्त पे सबूत पेश करने में माहिर है। और हम देखते हैं जब त्यागी की पिटीशन को खारिज करा जाता है, अंदर मिश्रा हंस रहा था तो दोनों में बाहर जाके लड़ाई हो जाता है और जानकी अम्बा इन दोनों को देखते हैं और ये दोनों खुद में शर्मिंदा थे। तब हम देखते हैं इन दोनों की वाइफ इन दोनों को समझाते हैं और एक साथ दोस्ती करने के लिए बोलते हैं। फिर ये लोग सबूत इकट्ठे करने के लिए लग जाते हैं और इन दोनों की तरफ नजर था खेतन की। खेतन के लोग इनके ऊपर नजर रख रहे थे, उनको किसी भी हालत में बीकानेर की वो गाँव चाहिए था। वो डीएमजी से मिलके गाँव में ऐलान करा देते हैं कि ये जमीन जो है खेतन ग्रुप्स की है, 24 घंटे के अंदर इस गांव को आपको खाली करना पड़ेगा और ये सब कुछ प्री प्लान होता है। दोनों जॉली बता देते हैं कि गांव से आपको हटा के इस गांव में अवैध कब्जा ये लोग पूरा कर लेंगे, फिर हम कोर्ट में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग धरना करिए। और आपके पॉकेट में सबसे बड़ा हथियार है, अगर पुलिस के पास राइफल वगैरह है, आपके पास सबसे बड़ा हथियार है वो है आपके स्मार्टफोन, उसको ऑन करिए और उनकी तरफ कैमरा कर दीजिए। फिर हम देखते हैं कि उस राइट्स में एक प्लान होता है जो कि डीएमजी की तरफ गोलियां चलाना और पुलिस को भिड़वा देना इन किसानों के साथ वही होता है। डीएमजी के ऊपर टारगेट करा जाता है जो कि खेतन ग्रुप के लोग ही करते हैं और मच जाता है, गोलियां चलते हैं और मिश्रा भगता है वो शूटर के पीछे और इधर जॉली भी घायल हो चुका था। शूटर को तो मिस्टर नहीं पकड़ पाता, ये लोग शूटर को भी गोली मार देते हैं। वो जब लौटता है देखता है सारे आदमी घायल थे, कोई जिंदा नहीं बचा है और त्यागी के भी हालत नाजुक थे, उसे भी वो जाता है हॉस्पिटलाइज करता है। सारा जगह खून खून था, जानकी अम्मा को भी चोटें लगी थी। फिर अगले दिन केस की फिर से हियरिंग होता है जहाँ पर वर्मा बोलता है आपको बस वर्डिक्ट देना है, आप सुना दीजिए, क्योंकि बीच में जो भगदड़ भी मचा हुआ है इसके वजह से मैं भी बहुत माफी चाहता हूँ। एक डीएम के ऊपर गोलियां चले हैं, गाँव वाले ने जो सब कुछ किया है सर आप सोच भी नहीं सकते। तब हम देखते हैं कि लॉयर बोलते हैं आज कैमरा वैमरा है, सब कुछ लाइव चलेगा, सारे लोग देखेंगे क्योंकि केस बहुत नेशनल इशू बन चुका है आज। और सर मैं आज कुछ फैक्ट के ऊपर बातें करूंगा, ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं इस वजह से हमारा देश कितना पीछे जा रहा है। ये एक नेशनल रिसर्चर है, इन्होंने एक बुक लिखा है जो कि बीकानेर के ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ पर वो लिखते हैं इनकी गाँव के जो जमीनें धीरे धीरे खराब होने लगे हैं, बारिश नहीं होते तो पानी की भी प्रॉब्लम है। ये लोग अगर ऐसे ही करते गए इनके इलाके में कभी विकास नहीं होगा और अगर इसमें इंडस्ट्री लगते हैं सब कुछ लगते हैं तो ये लोग ये सब कुछ छोड़ के इनसे ही काम कर पाएंगे और डेली रोजी रोटी कमा पाएंगे। ऐसे पूरे इलाके में विकास होगा और गांव के भी और बीकानेर के भी। इसलिए मुझे लगता है सर ये जो प्रोजेक्ट है वो बनना चाहिए। क्या था इनको क्रॉस करने के लिए आते हैं हमारे मिश्रा जी और बोलते हैं कि सर आपने इससे पहले कितने रिसर्च किए हैं, इससे पहले आपने हर एक वैसी जगह रिसर्च किया है जहाँ पर इंपीरियल ग्रुप ने अपना लैंड एक्वायर किया है, मतलब गांव वगैरह को खाली करा है। इससे पहले उड़ीसा ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, अरुणाचल ले लीजिए, आपको हर वैसे ही जगह आप लोग रिसर्च करते हुए मिलते हैं जिस जगह उनको गांव खाली करवाना है। कभी आप बोल देते हैं एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, कभी आप बोल देते हो कि इधर पोल्यूशन ज्यादा है, कभी आप बोल देते हो कि इधर जाओ जमीन नहीं है। अब असलियत में इनके बीप लगते हैं इसलिए आप ये सब कुछ करते हैं, पूरा मिला हुआ है सिस्टम पूरा। तो वर्मा बोलते हैं कि सर फिर से एक अनएथिकल बातें किया जाता है, ये नेशनल रिसर्चर है, कोई प्रूफ है कि ये हमसे मिले हुए हैं और यही लोग की सोच से देश को पीछे लेके जाते हैं। कोई भी बड़ा काम होता है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो किसी को बलिदान देना बनता है, किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है सर, ये आपको भी समझना है। हम अगर घर बैठे आज ऑनलाइन ऑर्डर कर पा रहे हैं, घर बैठ के अगर गेम खेल पा रहे हैं, घर बैठे अगर किसी भी चीज का सर्विसिंग करा पा रहे हैं, उसके वजह से किसी न किसी को सर बलिदान देना पड़ेगा। एक उद्योगपति हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है एक साधारण मानव की जीवन की उन्नति के लिए, जो कि ये लोग कभी नहीं समझेंगे। तभी हम देखते हैं कि मिश्रा के पास एक कॉल आता है और मिश्रा बोलता है कि सर मेरे पास और एक सबूत है, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मुझे बाथरूम घुमाने दीजिए। जज तो नहीं मानता, तो आपको पता है कि कोर्ट रूम ड्रामा क्या है, ये बहुत ही फनी वाला सीन था और इस बात पे खेतन को गुस्सा आता है, भाई वो हजारों करोड़ का मालिक है, इसके बाथरूम के लिए क्या रुक जाए। और कोर्ट में वो भी सीन क्रिएट करता है और हमारा टेडी बेयर जज भी उसे बहुत फटकार लगाता है, बोलता है मेरी कोर्ट मेरी मर्जी। असलियत में वही डीएम साहब जिसको गोली लगा था उसको
देख के जॉली मतलब त्यागी आ रहा था। वो भी बहुत इंजर्ड था और ऑनलाइन में पूरा बयानबाजी वो भी सुन रहा था, क्योंकि आज यूट्यूब में सब कुछ चल रहा है। डीएमजी आके पूरा बयान दे देते हैं, उनकी अपनी गलती में रियलाइजेशन होता है और इनकी पूरे खेल को समझ में आ जाता है। ये बोलते हैं इन लोगों ने मेरे ऊपर फायर करवाया था और मैं इनसे रिश्वत भी लेके इनसे मिला हुआ हूँ, असली में ये सब कुछ कार्यवाही ये लोग मिलकर करते हैं। फिर हम देखते हैं जॉली बोलते हैं सर इन सारे चीजों को आप भूल जाइए। वर्मा जी का मैं वीडियो देख रहा था जहाँ पर उन्हें आर्गू में बताया किसी भी चीज को बनने के लिए किसी न किसी को बलिदान देना पड़ेगा। मैं भी इस बात से सर एकदम सहमत रखता हूँ। देश के लिए कुछ बड़ा हो रहा हो ना, किसी न किसी को तो जरूर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो सर दिल्ली में एक लैंड एक्वायर होने की बात चल रहा है, सरकार को उधर रिसर्च सेंटर खोलना है जहाँ पर देश के लिए रिसर्च होगा। पर सर उस बीच में एक बड़ा सा घर आता है। ये देखिए सर वो घर, ये फोटो में जो घर होता है और किसी का नहीं, वो केतन जी का होता है। इसके लिए सर काम रोका हुआ है। केतन जी इसको खुशी खुशी दे दे, क्योंकि इनके लिए तो बहुत और भी बंगले पड़े हुए हैं ना। केतन ने वो फोटो फाड़ दिया, मतलब उनकी मर्जी वो नहीं देंगे। फिर सर और एक घर आता है जो कि और किसी का नहीं, हमारे वर्मा जी का होता है, जो कि इनका आलीशान फार्म हाउस होता है। वर्मा जी आप दे दीजिए, आप देश के लिए सेक्रीफाइस कर दीजिए ना। वर्मा जी भी मुंह फेर लेते हैं। आखिर में सर और एक घर है जो जरूर सेक्रीफाइस कर ही देगा, मेरा बिलीव है। ये घर सर और किसी के नहीं, आप ही का है, आप कर देंगे ना। तब जज बोलते हैं मैं क्यों करूं, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी है, मैं क्यों करूंगा ये। तब त्यागी भी वही बात दोहराता है, केतन जी की मर्जी है, वो अपने घर को नहीं टूटने देंगे। वैसे ही वर्मा जी की भी मर्जी है, वैसे आपकी भी मर्जी है। आप तीन लोगों की मर्जी मर्जी और जानकी अम्मा की मर्जी मर्जी नहीं, क्योंकि वो आपके जैसा पावरफुल नहीं है, आपके जैसा केस पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, आपकी तरह इतने पैसे की मालिक नहीं है, तो उनकी इच्छा की कोई मूल्य नहीं है बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमि में। रूल सबके लिए समान होना चाहिए जनाब, किसी गरीब के लिए अलग, किसी अमीर ज़ादे के लिए अलग नहीं होना चाहिए। फिर हमको दिखाया जाता है कि जानकी अम्मा फूट फूट के रोने लगते हैं। कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुनाता है। इसी के साथ बीकानेर टू बॉस्टन का सपना केतन का सपना ही रह जाता है और इसी के साथ वो बिलबोर्ड भी उस गांव से उतार लिया जाता है और जॉली LLB 3 का एक्सप्लेनेशन भी इधर खत्म हो